नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं अफसरनामा। अफसरनामा के इस सफर में इस बार हमारे साथ हैं पलवल के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू। सर, आपका स्वागत है हमारे खास शो में। धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि कोविड की तीसरी लहर है, नंबर घट रहे हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे आपकी निजी जिंदगी के बारे में, क्योंकि जब आप ऑफिस में रहते हैं बतौर सीएमओ तो एक अलग जिम्मेदारियां हैं जी, लेकिन जब घर पर होते हैं जी, तो उन जिम्मेदारियों को किस तरह से पूरा करते हैं, और उससे पहले कुछ आपके बारे में और परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जी। मैं कहूँगा कि जो आज के समय में बैलेंस है, ऑफिस और घर के बीच में बैलेंस बनाना, मुझे लगता है वो सख्त ज़रूरत है। और आपकी जो खुद की एनर्जी है उसको आप कहाँ पे डाइवर्ट कर पाते हो। आप अपने ऑफिस के अंदर ज़्यादा एनर्जी दे पाते हो, या फिर आप ज़्यादा एनर्जी आप अपनी घर के मुद्दों में दे पाते हो। इन दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो मुझे लगता है कि वही किसी को सफल और असफल बना सकता है। और उसमें काफ़ी रोल है आपके फैमिली का, आपके पार्टनर का, कि वो कितने सहनशील हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं, और या कितने वो शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि फैमिली का काफ़ी रोल रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दफ्तर में ज़्यादा समय दे पा रहा है तो वो जब भी दे पा रहा है जब उसकी फैमिली उसके साथ में सपोर्ट कर रही है, बिहाइंड द स्क्रीन खड़ी है। ये बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैम भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्वाति, तो दोनों ही घर में डॉक्टर हैं, तो किस तरह का तालमेल रहता है? खैर, जिससे बताया डॉक्टर साहब ने कि आपकी सपोर्ट के बगैर ये संभव नहीं है, क्योंकि बतौर डॉक्टर अगर पिछले 2 साल के चैलेंजेस देखें वो तो अपने आप में बहुत बड़े ही थे, लेकिन जो एक बड़ी जिम्मेदारी है बतौर सीएमओ, क्योंकि पूरे एक जिले को के स्वास्थ्य को वो पूरा टेक केयर करना, ध्यान रखना 24 घंटे, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह के हालात बने थे, तो वो जो वक्त रहता था, किस तरह का एक कोऑर्डिनेशन आप लोगों का रहता था, किस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि बड़ी बात है। देखिए, बहुत टफ गए हैं लास्ट के 2 साल, क्योंकि एक तो हमारी बेटी 12th अभी पास आउट करके गई है वो, तो उसका बहुत क्रूशियल टाइम था, उसका सब कुछ एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, और साथ में कोविड का इतना ज़्यादा था कि मेरे भी पेशेंट्स ज़्यादा होते थे कोविड के संभालने वाले, और डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी थी पलवल में कोविड को कंट्रोल करना और रोकना। तो बहुत ही टफ टाइम रहा है लास्ट का 2 साल। तो अब की बार तो जब तीसरी लहर आई तो हम सच में ही हम तो दुआ करते थे भगवान से कि अब की बार लहर कम से कम जो पिछले साल मार्च अप्रैल वाली थी वो ना आए, क्योंकि सब बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, सारी सोसाइटी, सारा देश, सबके परिवार सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो यही कोशिश थी हमारी भी कि कैसे अपने परिवार के सदस्यों को भी हम सब इस समय बचा के रखें और ख़ुद भी बिल्कुल फ्रंट फुट पे खड़े रहें, सबको, पेशेंट्स को ठीक करने में और सबको सजग करने में कि भी कोविड से हमें बचना है इस बारी में। सर, अगर पीछे आपकी स्टडी की बात करें जी, जो आपका बचपन का जो रहन सहन रहा उसके बारे में बात करें, थोड़ा सा कुछ, क्या किस तरह का रहा, किस तरह की चुनौतियाँ रहीं, कहाँ से पढ़ाई आपने की? जी, जी। मैं कहूँगा कि मैं लकी रहा। मेरे को जो मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, मदर भी गवर्नमेंट ऑफिसर रही, तो हम लोगों को जहाँ जिस शहर में फादर की पोस्टिंग होती थी हम वहीं शिफ्ट कर जाते थे। वैसे पूछने को कोई भी कहता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन फादर की पोस्टिंग हमेशा शहर में रही तो हम शहर में ही रहे। और आमतौर से हर शहर में कोई ना कोई अच्छे स्कूल होते ही हैं, तो उन्हीं स्कूलों में अच्छे से हम लोग, मैं कहूँगा कि सौभाग्यशाली है कि शिक्षा अच्छे स्थान पर मिल पाई। और उसके बाद जब कॉलेज में जाने की बात आती है तो हम लोगों के समय पर 11th-12th भी कॉलेज में होती थी, तो वो डीएन कॉलेज हिसार से, जो कि उस समय बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता था, तब वहाँ से की। और तब हरियाणा में एक ही मेडिकल कॉलेज था, तो उससे रोहतक में ही था। अभी तो काफ़ी हो गए कॉलेजेस, तो रोहतक से एमबीबीएस कर पाया, और एमबीबीएस के साथ में ही कंटिन्यूटी में एमडी कर पाया अपने मनोरोग विभाग के अंदर। मनोरोग चिकित्सक भी है आप? जी, जी। तो और शुरुआत से ही गवर्नमेंट जॉब में रहे? जी, जी। एक अभी देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, रुझान कम है। कारण क्या है? और क्या कभी आपके खुद के मन में आया कि नहीं कि चलिए अब बहुत हो गया गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेटअप या दूसरी जगह जाना चाहिए? जी, मैं कहूँगा कि शुरुआत के अंदर कोई भी स्टूडेंट एमडी करता है तो उसके दिमाग में यही होता है कि उसको प्रैक्टिस में जाना है, या तो इसी प्रकार का मेरे दिमाग में भी था कि प्रैक्टिस में जाना है, या मैं सोचता था कि अब्रॉड जाके
वर्क करना है, और इस टाइप के पैकेजेस बाहर जाके मिले भी। लेकिन साथ में परिवार का इस प्रकार का माहौल था, उन्होंने कहा कि तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़े, वहीं से MBBS की, वहीं से MD की, और अब तुम विदेश में जाके काम करने वाले हो, तो तुमने अपने देश की सेवा तो क्या की। उस भावना से एक बार ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट जॉब के अंदर। बीच बीच में इस प्रकार का प्रेशर आया कि आप छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस में चले जाइए, क्योंकि इस प्रकार का ट्रेंड है। लोग सरकारी डॉक्टर इस बात में बड़ा बड़प्पन मानते हैं कि हमने जॉब रिज़ाइन कर दी है और अब हम प्रैक्टिस में चले गए हैं। लेकिन मेरे को इस प्रकार का बहुत ज़्यादा इस प्रेशर को मैं आराम से झेल पाया, और हमेशा कोई भी बोलता था तो मैं कहता था कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर इतना ही तो है कि थोड़ी तनख्वाह कम है, लेकिन सेवा करने का तो बहुत मौका है। तो ये भाव हमेशा बना रहा। इसके अलावा जो रूटीन रहता है, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, तो जो बाकी जो समय बचता है तो किस तरह से घर में किस तरह से उसको बिताते हो, या बाहर घूमने की बात करें तो वो किस तरह का एक होता है कि हाँ ये कुछ डेस्टिनेशंस हैं, ये जगह है, वहाँ घूमने ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिल्मों की बात करें ये फिल्में देखना अच्छा लगता है? आमतौर पे तो डॉक्टर साहब वीकेंड्स पे ही होते हैं, तो अभी तो हम एक तो मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाते हैं, हम तीनों साथ में, बेटा भी जाता है साथ में, तो लंबी 1.5-2 घंटे की सैर करके आते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही होता है, बस इधर उधर की बातें कर ली, थोड़ा सा घूमने का तो अभी बंद ही है। 2 साल से डॉक्टर साहब 2 साल से ही गए हैं पलवल, लेकिन 2 साल से कोविड भी है तो बाहर जाना हमने अवॉइड ही करा है। तो ऐसे ही टाइम बुक्स पढ़ ली, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोड़ा इधर उधर का डिस्कशन कर लिया। नॉर्मली रहते हैं, घर में ही रहते हैं, हमें बाहर ज़्यादा ऐसे आउटिंग का या उसका पुराने गाने ऐसे मॉल्स में जाने का वो सब ऐसा हमारा इतना नहीं है शौक, लेकिन बाहर घूमने का है, वो अभी 2 साल से बंद है। तो अभी जैसे आपने कहा पुराने गाने सुनने का, तो गाने सिर्फ सुनने का ही है या कभी गुनगुना भी लेते हैं आप दोनों? जब अगर साथ में बैठे हैं, अगर कोई ऐसा गाना हो जो दोनों ही एक साथ गाते भी हो तो? नहीं, गाने का ऐसे स्वाति तो गाती है। हाँ, मैं भी भजन वगैरह में। चलिए, मतलब 2 लाइन अगर कुछ आप शेयर करें यहाँ पर। 2 सेकंड लगेंगे सोचने। कोई बात नहीं, आराम से आप सोचिए, तब तक हम खाना और भजन और भोजन साथ साथ हो नहीं पाता। नहीं, वैसे कॉम्बिनेशन अच्छा है भजन भोजन। हमारे बच्चे दोनों, बेटी ने बहुत अच्छा सीखा है, उसको मतलब सब बजाना आता है अच्छे से, बेटे ने भी सीखा है, अभी शुरू किया उसने भी, तो मैंने बेटे के साथ ही करा उसको कंपनी देने के लिए। तो हाँ, मैं हारमोनियम पे बजाती थी और वो कीबोर्ड पे बजाते हैं। तो एक दो मेरे को बचपन में वो हारमोनियम बजाना मैंने सीखा था, मैं तो बड़े होके भूल गया। स्वाति ने नहीं सीखा था और वो अब सीख गई इस एज में। मतलब मेरे को नहीं लगता कोई 45-40 की एज में, इस एज में कोई हारमोनियम बजाना सीख सकता है। मेरे को उम्मीद नहीं थी, बहुत अच्छा बजाने बिजी शेड्यूल में। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से था मन की मैं सीखूं, बेटी सीखती थी तब भी मन करता था सीखूं, पर टाइम मिल नहीं पा रहा था। सीख लिया अब तो मतलब बहुत अच्छे से शी इज एबल टू प्ले हारमोनियम। लिमिटेड भजन, बहुत ज्यादा नहीं, पर बजा लेते हैं ऐसे थोड़ा। चलो सुना दो फिर। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर से। तो हम अभी बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, अभी ऑफिस की तरफ भी चलेंगे, लेकिन आपने जो समय दिया, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट खाने को मिला और साथ में भोजन के साथ भजन भी सुनने को मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वाति आपका। बाकी अभी अफसरनामा का हमारा ये सफ़र जारी रहेगा और अब यहाँ से चलेंगे सर के ऑफिस की तरफ, और किस तरह से निजी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी काम की जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अफसरनामा का हमारा ये सफ़र लगातार जारी है और हमारे साथ इस बार हैं पलवल के CMO डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु। सर, निजी ज़िंदगी के बारे में तो बहुत कुछ जाना, अब चूंकि पलवल की आपके पास जिम्मेदारी है और तीसरी लहर की जो बात करें वो तीसरी लहर चल रही है, या यूं मान सकते हैं कि जो तीसरी, क्योंकि जो नंबर हैं अब कोविड केसेस के, वो नंबर काफ़ी घटे हैं, तो अब माना जा सकता है कि जो तीसरी लहर है
उसके कहर से हम कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि जो तीसरी लहर है वो आई जनवरी के शुरुआत में या दिसंबर के लास्ट में शुरू हुई, और अब धीरे धीरे करके केसेस कम होते जा रहे हैं, और इतने कम हो गए हैं कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर भी गिने चुने लोग निकल पा रहे हैं। और साथ के अंदर ये भी कहूँगा कि लोगों में जागरूकता भी आई है, और जो इस बार का जो कहर से हम बच पाए उसके दो पहलू हैं। एक ये कि सब लोग तैयार हैं, सब लोगों को समझ में आ गया कि कोविड सचमुच में है और उससे कैसे बचा जाए। दूसरा पहलू ये रहा कि वैक्सीनेशन की वजह से लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो गई, और एक पहलू ये भी कि सुविधाएं पहले से बढ़ी। जो सुविधाएं पहले से बढ़ी उसकी वजह से जो जान की हानि होनी थी वो नहीं हुई। ओमिक्रॉन की बात थी, जब ओमिक्रॉन आया, लेकिन उसके बाद एकदम से नंबर इस तेजी से बढ़े कि जो संख्या एकदम लगभग 0 पे पहुंच गई थी, वो नंबर सैकड़ों में, हजारों में आने लगे। तो अभी ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन की क्या सिचुएशन है, और अभी प्रेजेंट में अगर बात की जाए पलवल जिले में, तो कोविड को लेकर कितने केसेस जो है अब पिछले, अगर हम एक सप्ताह की बात करें, पिछले कुछ दिनों में बात करें, तो वो कितने नंबर हैं? अभी ओमिक्रॉन के केसेस का अगर हम क्लिनिकल प्रोफाइल से बात करें तो माइल्ड केसेस आ रहे हैं, और माइल्ड केसेस ऐसा समझा जाता है कि वो ओमिक्रॉन टाइप के ही हैं। हाउएवर अभी अगर हम वो टेस्टिंग में देखें कि ओमिक्रॉन सीक्वेंस किस में मिला, तो अभी तक एक ही केस के अंदर ओमिक्रॉन मिला है, और लकीली डेथ कोई भी नहीं हुई है किसी भी, चाहे ओमिक्रॉन हो या डेल्टा वेरिएंट। तीसरी लहर में कोई डेथ नहीं हुई है। और साथ के अंदर जो केसेस अब देखा जाए तो अब फ्रेश केसेस 2, 4, 5 आने लगे हैं। पहले पिछले हफ्ते के अंदर ये लगभग 100 के आसपास थे, कम होके अब इतनी गिनती आ गई है। एक्टिव केसेस लगभग अभी हमारे पास 200 के आसपास चल रहे हैं। तो यानी कि जो पहले भी मैं आपसे पूछ रहा था कि ये मान लें कि अब हम सेफ हैं, वो जो एक खतरा था वो टल गया है, या अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि चाहे फिर मास्क हो या दूसरे जो कोविड के नियम है, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज एक बार फिर से बहुत तेज़ी से होने लगे हैं। तो ये फिर से एक रिस्क हो सकता है, हम तीसरी लहर से बचते हुए चौथी की तरफ जा सकते हैं? ऐसी संभावना को अभी समझा जाना चाहिए कि पॉसिबिलिटी अभी है। क्योंकि अगर हम फिर से रूल्स तोड़ेंगे तो अभी कोविड 100% गया तो है नहीं। इम्यूनिटी जरूर लोगों की बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, चाहे इन्फेक्शन हल्का हो सकता है। और इसी वजह से हमें कोविड के जो नियम है उनका पालन अभी भी करना चाहिए। मैंने ऐसा देखा है कि किसी बैठक के अंदर, शादी समारोह के अंदर लोग एकदम से कहते हैं कि सबसे पहले तो मास्क उतार लीजिए, फिर फोटो करवाइए। तो इस प्रकार के छोटी छोटी चीज़ें ही हमें कभी कभी खतरे में डाल देती हैं। तो हमें जागरूक रहने की अभी भी आवश्यकता है, और साथ के अंदर कोविड के नियमों का अभी भी पालन कुछ समय तक तो जरूर करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित ना हो, उसको देखते हुए सरकार ने स्कूल्स खोलने के बारे में फैसला लिया है, और धीरे धीरे करके रूल्स को थोड़ा थोड़ा ढील दे रहे हैं, जो कि एक सही फैसला भी है। क्योंकि बच्चों की जो परीक्षाएं या बच्चों की शिक्षा के ऊपर प्रभाव कोविड का ना आए, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन हम अगर नियमों का पालन करेंगे तो आगे सुरक्षित रहेंगे। ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आपको नियमों का पालन करना है, क्योंकि नंबर अब कम हुए हैं। पहले जिस तेज़ी से एक बार फिर से नंबर बढ़े थे कोविड के, तो एक बार फिर से वो अब गिरावट की तरफ दिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोविड पूरी तरह से चला गया है। तो इसलिए सभी से हम एक बार फिर और लगातार ये अपील करते आ रहे हैं कि जो कोविड के नियम हैं उनका ज़रूर पालन करें, तभी आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, अब ऑफिस भी चलेंगे, और किस तरह से कि कोविड के इस दौर में जो तमाम इंतज़ाम हैं कोविड से रिलेटेड, और इसके अलावा जो दूसरी जो बीमारियों से जुड़ी हुई जो सुविधाएँ हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से वो चीज़ें काम कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर रामा का हमारा सफर लगातार जारी है। सर, अच्छी बात है कि कोविड के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं पलवल की, जिस तरह से आपने बताया जी कि जो नंबर हैं अब घटकर 2-3 के आसपास कम रह गए हैं। जी, ये तो अभी कोविड की सिचुएशन है। वैक्सीन की बात करें, क्योंकि अब स्कूल भी एक बार फिर से खुल गए हैं, तो वैक्सीन की अगर बात करें तो पलवल जिला कहाँ पर खड़ा हुआ है ऑल ओवर? अगर वैक्सीन का जो एक पैरामीटर था जिन लोगों के लिए अलाउ किया गया उस एज को, राइट। मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुई
तो लोगों में थोड़ी सी हिच थी। जब शुरुआत के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगती थी तब हिच थी, लेकिन जैसे जैसे करके हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगवाते गए लोगों का वो डर ख़त्म होता रहा। और शुरुआत के अंदर जो एक दिन में वैक्सीनेशन होती थी 10, 20, 50, 100 ऐसे जाती थी, धीरे धीरे वो आंकड़ा बढ़ता गया और एक दिन के अंदर 15-15, 20-20 हज़ार तक भी पहुंचा। इस समय जो स्थिति है, ज़िले की आबादी लगभग पूरे ज़िले की आबादी है वो 11 लाख से कुछ ज़्यादा है। और अभी तक हमारे ज़िले के अंदर जो बेनिफिशरी हैं वो 8,11,000 के आसपास फर्स्ट डोज लग चुकी है और 5,70,000 के आसपास सेकंड डोज लग चुकी है। हम दोनों को मिला के 14,20,000 के आसपास डोज लग चुकी है। अभी जो प्रेजेंट फेज चल रहा है वो स्कूल वैक्सीनेशन का चल रहा है। स्कूल वैक्सीनेशन में लगभग 75% बच्चों को फर्स्ट डोज लग गई है। ये वो लोग हैं जो कि स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल अभी खुले नहीं थे तो उनको स्पेशली बुला के या उनके घरों पे विजिट करके लगाया गया। अब स्कूल क्योंकि परसों से खुल गए हैं तो वैक्सीनेशन को और स्पीड से लगाना आसान हो पाएगा। और एक्सेप्टेंस है, अभी शुरुआत के अंदर जैसे मैं कह रहा था लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब एक्सेप्टेंस है और अब कोई हिचक नहीं है। और अच्छी सौभाग्यपूर्वक बात यह है कि किसी को कोई ऐसा हादसा या कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हुआ और इसीलिए लोगों को वैक्सीन को लेकर ट्रस्ट है। और कोशिश यही रही है कि एक समुचित तरीके से वैक्सीनेशन चलती रहे, ना ही ऐसा हो कि लोगों को हमारा स्टाफ खाली बैठा है और वैक्सीन लगवाने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं हुआ कि भीड़ भड़ाका इतना ज़्यादा हो कि लोगों को वैक्सीन मिल नहीं रही है। तो एक जो लॉजिस्टिकली भी मैनेज कर पाए और लोगों को वैक्सीन उपलब्ध भी करा पाए। स्कूल की बात करें, बच्चों को लेकर एक बड़ी शंकाएं पेरेंट्स के मन में रही, आप भी हैं, मैं भी हैं, तमाम जो लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो दौर रहा कि जो ऑनलाइन क्लासेस थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे ना केवल स्टडी प्रभावित हुई और मानसिक तौर पर भी परेशानियां बढ़ी, क्योंकि आप खुद मनोरोग चिकित्सक हैं, तो उसे किस तरह से देखते हैं। और दूसरा, दोबारा से फिर स्कूल खुल गए हैं तो वहाँ पर जो टेस्ट करना है, क्योंकि एक बार जब पहले भी खुले थे तो नंबर्स एकदम स्कूल से बहुत ज़्यादा आ गए थे और उसकी वजह से बंद करना पड़ा था। तो वहाँ पर भी अब ये श्योर करने के लिए कि दोबारा से वो स्थिति ना रहे, तो उसके लिए भी क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? दो पहलू है। एक पहलू तो ये कि स्कूल खुले हैं, स्कूल खुलने पर बच्चों में दोबारा इन्फेक्शन, बच्चे जो हैं वो क्योंकि इम्यूनाइज नहीं है छोटे बच्चे, तो उनके इसमें खतरा बना रहता है और बच्चों में चंचलता रहती है, तो ये ना हो एक बच्चे से दूसरे में इन्फेक्शन हो। तो इसमें हमने जो स्कूल विभाग को जो बताया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उनको यही बताया है कि आप अटेंडेंस के टाइम पे ये इंश्योर करें। जैसे अटेंडेंस के टाइम पे हम ये पूछते हैं कि क्या वो बच्चा आया है या नहीं आया, तो सबसे ज़रूरी बात है कि क्या वो बच्चा, किसी को जुकाम बुखार तो नहीं है या पिछले 2 दिनों में था तो नहीं। ये हर बच्चे से एक बार सवाल अटेंडेंस में ज़रूर पूछ लें और ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है। दूसरा पार्ट है बच्चों की सैम्पलिंग का, वो लगातार जारी है। रैंडम सैम्पलिंग स्कूलों में जाकर स्कूल विभाग की जो हमारी टीम है उनके साथ मिलकर, स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट और स्कूल विभाग दोनों मिलके, एजुकेशन और स्कूल हेल्थ मिलके ये काम कर रहे हैं और सैम्पलिंग उनकी लगातार जारी है। अगर कहीं पे भी कोई बच्चा पॉजिटिव मिलता है उसे हम आइसोलेट करते हैं और उसकी पूरी क्लास की सैम्पलिंग भी की जाती है, उन्हें भी क्वारंटीन करवाते हैं। तो इस बारे में एक तो ये दिशा निर्देश है। दूसरा पहलू जो मैं बता रहा था वो है, स्कूल इतने समय से बंद थे, चाहे वो किसी की परीक्षा हो, परीक्षा भी ऑनलाइन हो रही थी, पढ़ाई थी वो भी ऑनलाइन हो रही थी, तो जो एजुकेशन है वो डाइल्यूट हो गई थी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट है वो, या फोकस कह सकते हैं, वो उतना ज़्यादा नहीं था। तो क्योंकि फोकस कम हो गया था पढ़ाई में, परफॉर्मेंस उसकी वजह से कम होने लगी थी। तो मैं मनोरोग विशेषज्ञ के तौर पे भी लगातार जुड़ा हुआ हूँ SCRT के साथ में, और उसमें भी हम लोग यही कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ईजी है, कि ठीक है बच्चे को सब कुछ ऑनलाइन दिख जाता है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। और उसकी वजह से एक चंचल मन, बच्चे का मन, उसे ये नहीं पता होता उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कब वो गेम्स का आदी हो जाता है, कब उस बच्चे को कोई और वीडियो की तरफ ध्यान चला जाता है। कुछ बच्चे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, उसमें ध्यान चला जाता है। तो बहुत बच्चों में इस प्रकार की, विद्यार्थियों में ऐसी समस्याएं आई हैं ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, और जो अपने आप में कोविड का एक पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पे सामने आ रहा है, या आने वाले समय में एक अपने आप में एक बड़ी समस्या के तौर पे सामने आएगा। समाधान क्या इसका? हाँ, स्कूल ये एकमात्र समाधान है? स्कूल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, मैं एक तो ये कहूँगा कि सरकार का जो फैसला स्कूल को खोलने वाला वो सही लगता है मुझे। क्योंकि अब परीक्षाएं तो मार्च में आनी ही है, तो परीक्षाएं जो है वो ऑफलाइन हो और उससे पहले बच्चों के अंदर
हल्का फुल्का तनाव होता है परीक्षा को लेकर, वो भी जब दूर हो जाता है जब आप स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। तो नहीं तो सीधा एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो टेंशन और भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए स्कूल खुलना, और वो भी ग्रेडेड फॉर्म में, कि एकदम से ये नहीं कि 6 के 6 दिन खोल दीजिए। आप कर सकते हैं 3 दिन के लिए, उसके बाद 4 दिन के लिए, या 50% अटेंडेंस के साथ में, इसी तरीके से कर सकते हैं। और बच्चों को थोड़ा सा सुपरवाइज्ड वे में भी, क्योंकि अब आदत छूट गई है बच्चे की 6 घंटे तक लगातार बैठे रहने की। वो 2-3 घंटे बैठने के बाद उसका मन करता है मैं उठ के यहाँ चला जाऊँ, वैसा चला जाऊँ। तो टीचर थोड़े सपोर्टिव फॉर्म में अगले 15-20 दिन के लिए अगर करेंगे तो ये आदत जो ऑनलाइन की पड़ी है वो छूट जाएगी। यानी कि वापस अपने रूटीन पर बच्चे फिर से लौट जाएंगे, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब स्कूल दोबारा से ना बंद हो। यानी कि ये कोविड की जो परेशानी है बहुत हो गया, इससे निजात मिल जाए। जी बिल्कुल। पलवल की बात करें, एक तरफ उत्तर प्रदेश भी लगता है, दिल्ली भी लगता है, मेवात जिला जो सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है हरियाणा का, वो भी यहाँ से लगता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अलग तरह की चुनौतियाँ भी यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि मेवात का जिला है, पिछड़ा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ही पलवल जिले में हथीन ब्लॉक है, वो एस्पिरेशनल ब्लॉक चिन्हित किया गया है सरकार द्वारा। और उस वहाँ के चैलेंजेस अलग हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट मुझे लगता है कि उतनी नहीं है जितनी कि रेस्ट ऑफ हरियाणा में है, और उसी वजह से स्वास्थ्य के चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। कहीं पर हो सकता है कि नालियाँ बनी हैं तो नालियों के अंदर लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो ब्लॉक पड़ी हुई हैं, और उसी की वजह से वाटर लॉगिंग हो गए, उसमें बीमारी, मच्छर मक्खी पैदा होना और उससे बीमारी होना, इस प्रकार की समस्या आती है सामने। कहीं पर इस प्रकार की समस्या है कि एक ही घर के अंदर भीड़ है। कहीं पे हमने सर्वे करा के देखा कि वहाँ पर एनिमल और ह्यूमन का इंटरेक्शन मतलब काफ़ी ज़्यादा, मिक्सिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार की जो बीमारी जो जानवर से इंसान में फैल सकती है, उनके होने का खतरा बना रहता है। तो जो चैलेंजेस हैं उनमें मुख्य चैलेंजेस जागरूकता के ही है कि लोगों में जागरूकता आए, शिक्षा आए, और शिक्षा भी खाली ये नहीं कि नंबर लेने के लिए या डिग्री लेने के लिए आए। शिक्षा जीवन शैली अच्छी बनाने के लिए आए, समाज का अभिन्न हिस्सा बन पाए लोग, उसके लिए शिक्षा आए, और प्रोग्रेसिव माइंड हो पाए लोगों का, उसके लिए शिक्षा है। तो ये समय के साथ सुधार होगा। स्वास्थ्य के चैलेंज में इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है। तो पिछले साल के अंदर लगातार कोविड के दौरान हम लोगों का यही रहा कि बेहतर स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएँ, चाहे वो सब सेंटर हो, सब सेंटर के ऊपर भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे कार्य किया, चाहे वो पीएचसी हो तो पीएचसी को भी अपग्रेड करने की कोशिश की कि वहाँ की सुविधाएं बेहतर हों, वहाँ पे डिलीवरी की सुविधा हो पाए, या जो डॉक्टर्स के काम करने का स्थान है उसके अंदर भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर हो, और उनका काम करने का तरीका और व्यवहार के ऊपर भी कार्य किया कि डॉक्टर का व्यवहार, ऐसा समझा जाता है कि सरकारी डॉक्टर का व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता जितना प्राइवेट डॉक्टर बहुत प्यार से बात करते हैं। तो कोशिश की है कि हम उसको भी अपग्रेड कर पाएँ और एक अपनत्व का भाव लेके आ पाएँ अपने पेशेंट्स के साथ में, इस पर भी कार्य किया। कोविड को लेकर तो तमाम तैयारियां हर जगह की ही गई क्योंकि मुश्किल दौर रहा था जी। अब क्योंकि उम्मीद यही है कि धीरे धीरे जिस तरह से नंबर गिर रहे हैं, बाकी जो हेल्थ से जुड़ी जो फैसिलिटीज़ हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात करें, तो इक्विपमेंट्स और अगर डॉक्टर्स की बात करें तो जो पॉपुलेशन है पलवल की, उसके लिहाज से क्या काफ़ी है या अभी और भी गुंजाइश है कि हाँ कुछ और बेहतरी हो इस तरह? आपने सही सवाल पूछा। देखिए, ये ज़िला ऐसा है कि यहाँ पर प्राइवेट सेटअप जो है एग्जिस्ट करता है, लेकिन उतना नहीं है जितना बड़े शहरों के अंदर है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में बड़े बड़े अस्पताल हैं जिस प्रकार से, या पंचकूला में बड़े अस्पताल है, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े नहीं हैं यहाँ पर, छोटे छोटे क्लिनिक, नर्सिंग होम्स हैं। तो यहाँ की जो डिपेंडेंसी है वो लगभग 70% के आसपास डिपेंडेंसी लोगों की गवर्नमेंट सेटअप में है। तो इसी वजह से वैसे तो जो सैंक्शन पोस्ट है वो लगभग हम कह सकते हैं 80% के आसपास भरी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की डिपेंडेंसी ज़्यादा है गवर्नमेंट सेटअप पे। तो यहाँ आवश्यकता भी मुझे लगता है ज़्यादा है और बेहतर फोकस करने की आवश्यकता है। और डॉक्टर्स को भी मैं यही कहता हूँ कि हम लोगों को एज ए पर्सन हम एक बंदा दो के बराबर काम करें और बेहतर काम कर पाए, क्योंकि बात तो एटीट्यूड की है। और मेरा इस सब में काम करने का तरीका यही रहा कि अगर किसी से काम कराना है तो दो तरीके से कराया जा सकता है। एक, आप उसको पनिश करके करवा सकते हैं, सख्ती करके करवा सकते हैं, और दूसरा रिवार्ड देके करा सकते हैं या मोटिवेट करके करा सकते हैं। तो मेरा तरीका यही रहा कि हम उनको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, समय समय पर उनको रिवार्ड देते रहें और उन एक टीम स्पिरिट पैदा कर पाए, और उससे जो लोगों में जोश बना वो भी उससे भी सुधार हो पाया काफ़ी। ये ऑफिस भी शुरू हो गया जी कई अलग अलग डिपार्टमेंट
देखा कि ई ऑफिस की जो है वो शुरुआत की गई और बेहतर तरीके से वहाँ काम कर रहा है। पलवल हेल्थ डिपार्टमेंट ई ऑफिस के मामले में कहाँ पर है, या अभी वक्त लगेगा या पूरी तरह से शुरू हो चुका है? जी, ई ऑफिस हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से शुरू हो गया है। कम्युनिकेशन हमने यही कहा है कि कोशिश करें कि पेपरलेस कम्युनिकेशन हो। उसमें उसका भाव खाली ये नहीं कि हम सिर्फ कागज़ बचाने हैं या पेड़ कटने से बचाने हैं, वो भी एक बड़ी ज़रूरी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ई ऑफिस के अंदर ये पता लग जाता है कि किस फाइल की लोकेशन कहाँ है, किसके पास कब गई थी। तो उससे जो फाइल्स का रुकना है वो कम हो जाता है, कार्य की गति बढ़ जाती है। तो मैं लगातार इस बात के लिए लगा रहता हूं कि अपने ज़िले के अंदर हम स्वास्थ्य विभाग में ई ऑफिस को और ज़्यादा एनफोर्स कर पाएँ और इसको 100% पहुंचा पाएँ। अभी के लिए ये है कि सभी CHC के इंचार्जेस को सभी विभागाध्यक्ष की आईडीज़ बनाई गई और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है या हमारे विभाग से दूसरे विभाग में कम्युनिकेशन जो जाता है वो ई ऑफिस के माध्यम से 100% करने का प्रयास किया गया है। चलिए, आगे के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि और बेहतर जो है पलवल हेल्थ डिपार्टमेंट आपके नेतृत्व में करे और जिस तरह की चुनौतियाँ इन करीब 2.5 साल में आप लोगों ने देखी, झेली और उसके बावजूद डटे रहे, उसके लिए सलाम। और तमाम लोगों की तरफ से भी धन्यवाद, इन लोगों के लिए आप अपने परिवार को छोड़कर उनकी सेवा में लगे हैं। तो अफसरनामा के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अफसरनामा के हमारे इस सफ़र में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।